हेलो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है BCOC 134, जिसकी फुल फॉर्म है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जो की है उसकी असाइनमेंट की, जो उनका असाइनमेंट जो अपलोडेड है हमारी इग्नू की वेबसाइट पर वो है 21-22 का। तो आज हम इसकी वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक फॉर PDF है, आप वहाँ पर जाकर सिर्फ इसका PDF भी ले सकते हैं। अदरवाइज हम वीडियो में इसका हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जिसमें कि 3 सेक्शंस थे। सेक्शन ए जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं जो कि रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, और इसमें हमें दे रखा है ये जो सिग्मा स्क्वायर करके जो साइन होता है ये होता है वेरिएंस का। दैट मीन्स हमें एक्स का वेरिएंस 9 दिया हुआ है, और अगर हम इसका अंडर रूट कर देंगे तो वो निकलेगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब इसमें हमसे मांगा क्या है? सबसे पहली चीज़ में हमसे मांगी है मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। जो हमें मीन वैल्यू चाहिए एक्स और वाई की, वो जो है हमारे इसके इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर देंगे तो मीन वैल्यू ऑफ एक्स और वाई हमारी निकल आएगी। जैसे कि हम इसे इक्वेशन हमने दोनों राइट कर लिए हैं। इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन 1 से, और सेकंड को हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन की एक्स की वैल्यू सेम करनी है। तो ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा ये आ गया। और इससे हम अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 से जब हम माइनस करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये बचेगा, और y की वैल्यू हमारी इसमें निकलाएगी 17। और ऐसे ही जब हम इक्वेशन 1 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट 8x - 10y + 66 = 0। तो y की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे तो x की वैल्यू हमारी निकलाई 13। ऐसे ही हमारी जो वैल्यू आई वो आई मीन ऑफ x इज़ 13 एंड मीन ऑफ y इज़ 17। अब हमें सेकंड निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होगा, जो कि हमें सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी होगी bxy की। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, जो हमसे पूछा है, जो कि हमसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन में दिया गया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए बिटवीन एक्स एंड वाई के लिए हमें ये फॉर्मूला होता है। कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं r से, तो r √ bxy × byx। तो अब हमें bxy चाहिए और byx चाहिए, तो इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, हम इसे डिनोट कर देते हैं। और सबसे हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एज रिग्रेशन लाइन y और y ऑन x, हमें दोनों का रिग्रेशन निकालना होगा। तो पहले हम y ऑन x को फर्स्ट मान लेते हैं, और जो लाइन नंबर 2 है उसको मान लेते हैं लाइन x ऑन y। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, bxy क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड byx इज कोफिशिएंट ऑफ y। तो सबसे पहले हम y ऑन x निकालेंगे, जो कि है 8x। दैट मीन्स हमने माना है कि हमें y ऑन x निकालना है, तो हमें x का कोफिशिएंट चाहिए। तो x का कोफिशिएंट चाहिए तो हमें y को एक साइड पे लेना होगा और बाकी सब वैल्यूज़ को दूसरी साइड लाएंगे। तो जब हम दूसरी साइड लाएंगे तो ये आएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x का आया हमारा 0.8। अब ऐसे ही हमें x ऑन y चाहिए, मतलब bx ऑन y, तो वो हमारा निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ y व्हेन लाइन x एंड y। तो इसमें हम क्या मानेंगे, x ऑन y आएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, x को एक साइड ले लेंगे और पूरा सारी की सारी इक्वेशन को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो अब इसमें y का कोफिशिएंट क्या आया, 0.45। अब bxy आ गया हमारे पास, byx आ गया हमारे पास। अब ये दोनों को हम r में जब पुट कर देंगे इसमें फॉर्मूले में, इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारा आ जाएगा r, जो कि हमारा आया है, आप देख लीजिए, 0.45 × 0.8 क्या आया, √ 0.36, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 0.6। अब रिग्रेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, r जो होता है ना वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम यही लेंगे। और लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पर उल्टा कर देते, इसको x ऑन y मानते और इसको y और x मानते, तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जो कोफिशिएंट होते हैं उनके साइन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर साइन तो सेम आ जाते, लेकिन क्या आती है कि वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी आ जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स हमने जो ये एजम्पशन ली थी वो हमारी ओके है। अब हमें इसमें हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि हमें
हमें थोड़ी सी आप एग्जाम में स्पेस छोड़ दीजिएगा और फिर वहाँ पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व कर दीजिएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, क्योंकि वेरिएंस दिया हुआ है 9, तो उसका हम अंडर रूट कर देंगे 3, तो उस एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3। बी एक्स वाई हमने निकाल ही लिया 0.45, तो हम उससे इन आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गया, बी एक्स वाई की वैल्यू है, तो इस इक्वेशन बना के हम इससे वाई की वैल्यू निकालेंगे अंडर, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गया हमारा 4। अब ऐसे ही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन था, द मीडियन एंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ था, मीडियन दिया हुआ था, मोड दिया हुआ था, और हमें एन की वैल्यू दी हुई थी। एन मतलब टोटल ऑफ ऑल नंबर ऑफ आइटम्स, या टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें एक ट्रिक लगानी होगी। इसमें 3 हमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो पता नहीं है, दैट मीन्स वो मिसिंग है, और हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। और वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एन की वैल्यू जो कि हमें गिवन है, मोड गिवन है, मीडियन हमें गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोड का मतलब क्या होता है, अगर 340 लाइज करता है दैट मीन मोड जो है हमारा वो 2 फ्रीक्वेंसीज के बीच में वेजेस के बीच में लाई करेगा। क्लास इंटरवल हमें गिवन है, तो हमें अगर मोड 340 है दैट मीन्स ये 300 से 400 के बीच में लाई करेगा। और ऐसे ही अगर हमें ये मीडियन गिवन है, तो मीडियन क्या है 335, ये भी इसी के बीच में लाई करेगा। तो जब ये दोनों इसके बीच में लाई करेंगे दैट मीन्स, और एन हमें गिवन ही है 230, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, पहले हम एन के एन से हमें निकालेंगे, जो सबसे पहली इक्वेशन ईजी है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इन ये जो हमारी मिसिंग है उनको हम डिनोट कर देंगे, फर्स्ट को ए से, फिर बी से, और फिर सी से। और फिर हम क्या करेंगे, 0 to 100 वाले को लेंगे जो कि गिवन है। अब टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने ऐड की तो 304 80 प्लस ए आ गया, इसमें 80 प्लस ए प्लस बी, 80 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ये 4 था तो 84 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और टोटल आ गया 230। अब इससे क्या होगा, हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी जो कि बनेगी 84 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 230। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 84 को 230 माइनस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 40, इसको हम रेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मोड का फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वेशन 2 बनाएंगे। ऐसे ही हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। तो जब हमने मोड का फॉर्मूला लगाया तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू आई। अब सबसे पहले हमें देखना है मोड हमें गिवन है, एल हम निकाल लेंगे, F1 माइनस F0, ये सब हम जब इसमें पुट करेंगे तो ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल मतलब ए और बी। अब हम एक इक्वेशन से, अब इसमें तो ए प्लस बी प्लस सी आया तो हम तीनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते, अगर ए और बी की वैल्यू में बता होती तो सी की वैल्यू हम इससे निकाल लेते। अब इसमें क्या होगा, 2 वेरिएबल आ जाएंगे, लाइक सी की जगह नहीं ए और बी आ जाएगा। जैसे कि एल का मतलब होता है लोअर बाउंड्री ऑफ क्लास ऑफ मोड, जो कि हमें गिवन है 300, मोड हमें गिवन है 340, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, तो मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी मतलब 300 से 400 वाले की फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे ए एज्यूम की है, तो यहाँ पर हम लिखा देंगे इसमें ए। और फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, तो प्रीसीडिंग क्लास मतलब इससे पहले वाली क्लास की, तो इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 60 है, तो ये हमने यहाँ पर 60 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास मतलब इसके बाद वाली क्लास की, वो बी हमने एज्यूम किया था, और आई मतलब डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब 300 400 में डिफरेंस इतना 100, तो ये आ गया 100। अब ये सब चीज़ें हैं जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आएगी हमारी ये वैल्यू 340, 300, a माइनस 60, 2a माइनस 60 माइनस बी इंटू 100, ये हम जब 2F1 आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद ये हमारी सॉल्व होके आई ये। अब इससे क्या करेंगे, हम जब इसको पूरी सॉल्व करेंगे अच्छे से, अब हम जब इसको पूरी सॉल्व करेंगे तो ये हमारी निकल के आएगी a प्लस 2b इज इक्वल टू 180। ये क्या आई, ये आई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें c नहीं है, a प्लस 2b है, तो a प्लस 2b इस एक इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते। अब थर्ड पे आते हैं जो कि है हमारा मीडियन। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मीडियन की वैल्यू निकालेंगे, तो मीडियन का ऐसे ही हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू मेड इक्वेशन थर्ड बाय अप्लाइंग मीडियन फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। अब यहाँ पर n हमें पता है, l हमें पता है, मीडियन हमें मालूम है, i हमें पता है, n हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 230, सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास मीडियन क्लास दैट इज 80। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास दैट इज 80।
यहाँ हमने कैलकुलेट किया था वो हम यहाँ पर लगा देंगे। और फिर आया एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि हमने एज्यूम की थी ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम ये पूरा डालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ए की वेरिएबल आएगा ए, और ए की वैल्यू जब हम इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे, ये हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो आई ए की वैल्यू 100। अब इसी ए की 100 वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे, a + 2b = 180। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा b = 80/2 = 40। अब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू हम पहली वाली इक्वेशन में डाल लेंगे। a + b + c = 146 था, उसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू अपने आप आ जाएगी 6। अब क्या हुआ, अब इसका मतलब हमें a की वैल्यू मिल गई, b की, c की, 3 ही फ्रीक्वेंसी हमारी मिसिंग थी, तीनों की वैल्यू हमारी आ गई। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। अब इसमें हमें क्या करना था, लेस्पिरेज, पैस्चेज एंड फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर चाहिए थे। इसमें हमें गिवन था बेस ईयर का और करंट ईयर की प्राइस भी गिवन थी और क्वांटिटी भी गिवन थी। तो अब इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें क्या होना चाहिए, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए लेस्पिरेज इंडेक्स नंबर का। तो अब इसमें लेस्पिरेज इंडेक्स नंबर में भी हमारे 2 इंडेक्स आते हैं, एक प्राइस और एक क्वान्टिटी। दूसरा जब हम पास्चे में जाते हैं तो भी हमारे 2 आते हैं, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। और ऐसे ही फिशर आइडियल इंडेक्स में क्या होता है, उसमें भी 2 होते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। तो अब इसमें सबसे पहले हमें एग्ज़ाम में जैसे हम प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें इन तीनों के अंडर फॉर्मूले लिखने होते हैं। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करने पे नहीं जा सकते, वो थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों के हम फॉर्मूलेज लिख देंगे। फॉर्मूलेज हमें पता होने चाहिए, P1 Q0। यहाँ पर P1 ये होता है समेशन का साइन, और समेशन मतलब सम ऑफ P1 और Q0। P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड Q0 = प्राइस ऑफ बेस ईयर। यहाँ P0 = प्राइस ऑफ बेस ईयर और Q0 = क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ऐसे ही यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले हम जब, फॉर्मूला क्या है कि ये हमें याद होना चाहिए। और जो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर है ये क्या होता है, ये अंडर रूट होता है लेस्पिरेज और पास्चे का, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका जब अंडर रूट करेंगे तो ये फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ऐसे ही इसकी प्राइस वाले को कर देंगे, फिर इसकी क्वांटिटी वाले को कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये निकालना सीखेंगे कि ये होता क्या है, P1 Q0 ये निकलेंगे कैसे। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि P0 Q0 = Q0 P0, मतलब P × Q = Q × P, ये हम ये मानेंगे। तो हमें 4 ही निकालने की ज़रूरत है। तो प्राइस P0 Q0 ये हमने यहाँ पर लिख के बता दिया आपके लिए कि P0 इसे कहेंगे और Q0 इसे कहेंगे, P1 इसे कहेंगे, Q1 इसे कहेंगे। अब हम इन्हें जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा ये आ गया, इनके टोटल समेशन मतलब टोटल, ये टोटल हमारा यहाँ आ गया और इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लेस्पिरेज वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, ऐसे ही हम फिर पास्चे वाले में और फिशर वाले में क्या करेंगे, हम पहले इनके प्राइस को मल्टीप्लाई, प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए पहले हम प्राइस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के, और ऐसे ही इसकी क्वान्टिटी वाले में हम इनके क्वांटिटी वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 139.71 139.7 यहाँ लिखा और ये इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था लिमिट हमें निकालनी थी। तो लिमिट में क्या होता है ना, जो लिमिट में हमें फंक्शन दिया हुआ होता है ना, पहले हम उसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइक 6 + h² - 36/h। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके, उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में अगर 0 किसी भी चीज़ के है तो वो इन्फिनिटी हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, a + b² = a² + b² + 2ab। यहाँ पर जब हमने ये लगाई तो सॉल्व होकर क्या आया, 36 + h² + 12h - 36। 36 से 36 कैंसिल हो गया, h कॉमन आ गया और h + 12 अंदर रह गया, और ये क्या बचा, h से h हमारा कैंसिल हो गया। तो लिमिट h + 12 लिमिट h to 0 = h + 12 और पुटिंग वैल्यू ऑफ h = 0, तो ये आ गया हमारा 12। दैट इज इसकी जो लिमिट आई वो आई हमारी 12। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें गिवन था क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम क्रैमर रूल क्या होता है, क्रैमर रूल में हम जो x और y की वैल्यू निकालते हैं वो डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट के थ्रू जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें हमें 3 चीज़ें निकालनी होंगी, d, dx और dy। तो सबसे पहले हम जब d निकालेंगे तो d क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है ना, इन्हें हम नेग्लेक्ट करते हैं और इन दोनों से हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले हम 12 × 3 करेंगे, माइनस में 2 × 3 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 × -3 माइनस में 2 × 3, d आ गया हमारा -42।
ऐसे ही क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड dx दैट इज रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x कोफिशिएंट इन डिटर्मिनेंट। कोफिशिएंट मतलब x के आगे जो वैल्यू है, इसको जब हम x का निकाल रहे हैं तो इसको इग्नोर करेंगे और इन दोनों को लिखेंगे। तो जब हम इन दोनों को लिखेंगे तो x की जगह पे ये आ जाएगा और y की जगह पे तो y है ही, तो ऐसे ही तो ये आ गया -84। और तीसरा जब हम dy निकालेंगे तो y को इग्नोर करेंगे और y की जगह लिखेंगे ये कांस्टेंट। तो जब हमने ये कांस्टेंट लिखे तो इसमें ये आ गया, तो dy की वैल्यू आ गई 126। और ऐसे ही जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू होगी dx अपॉन डी, y की वैल्यू होगी dy अपॉन डी, दैट इज आ गया x = 2 और ये 3। और ऐसे ही अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं। चेक ऐसे कैसे करेंगे, x और y की वैल्यू को जब हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 3 इंटू -3, 15, 24 -10 हैंस प्रूव्ड। अब सेकंड क्वेश्चन था वो थे हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हमें क्या करना था, सबसे पहले हमसे पूछा है स्क्वायर माइनर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कोफैक्टर, और ये जो होते हैं ना ये जनरली डिटर्मिनेंट्स में होते हैं। डिटर्मिनेंट्स की जो मैट्रिक्स है अगर वो स्क्वायर है उसमें उसके माइनर और कोफैक्टर उससे रिलेटेड होते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होता है, जब हम एक को चूज़ करते हैं, माइनर का मतलब होता है जब हम एक को चूज़ करेंगे तो उसकी रो और उसकी कॉलम को कैंसिल करके जो बचेगा दैट इज इट्स माइनर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसे ही जैसे कि इसमें हमने दिया हुआ है, अगर हम M11 निकालेंगे, M माइनर ऑफ 1 दैट मीन्स इसको और इस दोनों को इग्नोर करके ये जो बचेगा दैट इज कॉल्ड इट्स माइनर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे ही आता है अब हमारा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर में ये होता है कि हमें इसका आगे माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो कोफैक्टर क्या होता है, उसके आगे जो 1 है उसका साइन माइनस होगा कि प्लस होगा। तो -1 की जब हम ऊपर इसके जब इसकी जो स्क्वायर होगा या वो इवन होगा, इसकी जो पावर है वो स्क्वायर में आएगी या इवन में आएगी। स्क्वायर में आती है तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो ऑड में आती है तो हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो i + j, i मतलब 1, जैसे कि हमें यहाँ पर था 1 + 1, ये i एंड दिस इज j। तो 1 + 1 2 हुआ, तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1, तो फिर ये पॉजिटिव होगा। तो दूसरा आता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी लिमिट के ये निकालने के तरीके होते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब जितने हमसे टूट तोड़ सकते हैं हम उसे, उतना हम उसे उस मान लो अगर कोई इक्वेशन दी हुई है और उसकी लिमिट निकालनी है तो दैट मीन्स हमें पहले उस इक्वेशन को पूरी तरह सॉल्व करना होगा और फिर उसमें हम पुट करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हम डायरेक्ट जो हमें लिमिट दी हुई है उसको हम डायरेक्ट उसमें पुट कर दें और उसको सॉल्व करके हम उसका जो आंसर होता है वो निकालते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट मीन्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि अगर हम कितना प्राइस चेंज करें ताकि उतनी हमारी डिमांड चेंज हो। मतलब प्राइस के कंपैरिजन में कितनी, अगर हमने 1 रुपया प्राइस चेंज किया तो किसी की डिमांड जो है वो 1000 यूनिट से कम होके, लाइक अगर किसी का प्राइस 1 रुपया बढ़ाया तो अगर 1 रुपये उसका इंक्रीज हुआ तो डिमांड जो है वो 100 यूनिट से कम होके 90 यूनिट्स पे आ जाएगी। और अगर उसका प्राइस 1 रुपये कम किया तो हमारी जो वो है 1000 यूनिट्स अगर हमारे सेल हो रहे हैं तो वो अचानक से बढ़ के 1100 यूनिट्स हो जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था वो था रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन। इसमें सबसे इनमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि पहला R जो होता है वो रिग्रेशन जो होता है वो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके उनको अंडर रूट करके आता है। दूसरा रिलेशन क्या होता है, इन दोनों के जो साइन होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। लाइक अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन माइनस है तो इसका साइन भी माइनस ही होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट इज टाइम सीरीज एंड व्हाई डू वी एनालाइज अ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या होता है, टाइम सीरीज में हम क्या करते हैं, हमारा जो टाइम सीरीज होता है वो ये बताता है कि लाइक आज अगर कोई आपको 9 रुपये देगा और वही 9 रुपये कोई अगर आपको 1 साल बाद देगा तो उन दोनों की वैल्यू जो होती है वो कभी भी सेम नहीं होती। इसमें क्या होता है, टाइम फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज कोई अगर आपको 9 रुपीज़ दे रहा है तो फ्यूचर में हो सकता है उसकी वैल्यू जो है वो 10 रुपये हो। इसमें जो इंटरेस्ट एलिमेंट होता है हमारा वो हमारा आ जाता है, चाहे कॉस्ट इंडेक्सेशन भी हम इसे कह सकते हैं, वो हमारा आ जाता है। मतलब 9 रुपये लाइक 10 साल पहले अगर 1000 रुपये कोई आपको देता और वो 10,000 रुपये कोई आज आपको दे रहा है तो उन दोनों की वैल्यू जो है सेम नहीं होगी। हो सकता है उस टाइम के 1000 रुपये की वैल्यू आज 10,000 रुपये हो।
और इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो होता है ये हमारा क्वांटिटेटिव चेंजेस, इसमें जो टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं वो इसमें हम उसको एनालाइज करने के बाद हम बताते हैं कि उस पैसे की आज की वैल्यू कितनी है। उसके बाद हमारा था सेक्शन सी, जिसमें सबसे पहले हमसे पूछा डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। डिफ्रेंसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसमें क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। Derivative is the limit of the ratio of the small increment in one variable of function corresponding to the small increment in the argument as the later tend to 0. अब हम नेक्स्ट हमसे पूछा गया था क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है, इज अ मेजर रिफ्लेक्टिंग द एवरेज ऑफ द प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन द क्वांटिटीज ऑफ स्पेसिफाइड सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्वांटिटी एक होती है जो ईयर 1 में सेल हो डिवाइड बाय एक जो हमारी पिछले साल हमारी सेल हो रही थी। लाइक अगर इस साल हमने 11 यूनिट सेल की है और पिछले साल हमने 10 यूनिट सेल की थी, तो 11 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, दैट मीन्स इस बार जो हमारी इंक्रीज हुई है वो 10% इंक्रीमेंट हुआ है हमारा क्वांटिटी जो हमारी सेल हुई है, उसे हम कहते हैं क्वांटिटी इंडेक्स। मतलब कितना चेंज आया हमारा पिछले साल से इस साल हमारी जो क्वांटिटी सेल हुई है उसमें। फिर हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज था डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, एब्सोल्यूट में क्या होता है ओरिजिनल यूनिट्स होती हैं और रिलेटिव में क्या होता है हम रेशोज या परसेंटेज करते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें यही होता है, इसमें रेंज निकलेगी तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकलेगा, क्योंकि ये परसेंटेज टर्म्स में होता है, रेशो टर्म्स में होगा। ये डेविएशन निकलेगा तो कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, या मीन डेविएशन तो कोफिशिएंट, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। अब हमारा जो इसका बी पार्ट था वो था हमारा एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, ये इसकी सबसे पहला इनकी डेफिनेशन में होता है। दूसरा इसका जो पर्पस होता है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी होता है, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ का होता है। दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो भी इनका अलग अलग होता है। ऑब्जेक्टिव व्हेन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन, और यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। दूसरा यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है टू कंपोनेंट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देयर इट डज नॉट हैव एनी यूनिट सेपरेट कॉस्ट यूनिट। इसकी जो कॉस्ट होती है वो हर यूनिट की अलग होगी, ये किसी से आपस में रिलेट नहीं करेंगी। ये था हमारा सॉल्यूशन BCOC 134 का। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको ऐसी असाइनमेंट के सॉल्यूशन हम लाते रहते हैं, तो अगर आपको इस और भी अगर ऐसे असाइनमेंट का कोई और सॉल्यूशन भी चाहिए तो वो आपको हमें नीचे आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में लिख के। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे वो प्रोवाइड करवाने की। अदरवाइज़ हम अपनी तरफ से तो ला ही रहे हैं धीरे धीरे करके असाइनमेंट के सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं जो सब्जेक्ट्स हैं उसका पूरा लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके सारे लेक्चर्स में पूरा सिलेबस हम कवर करें। तो अगर आपको और भी हमें कुछ सजेस्ट करना है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट में लिख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको लगता है हमारी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।